अभी आज का जो विषय था हमारा वो था, इसके पहले भी एक सेशन हुआ था, वो फास्टिंग की तैयारी कैसे करें इसके बारे में आप लोगों से चर्चा हुई थी। और आज कुछ और मुझे लगा कि फास्टिंग की तैयारी के बारे में बहुत सारे सवाल मुझसे लोगों ने किए थे। तो मुझे लगा कि अभी काफ़ी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो उपवास के बारे में लोगों को उतने क्लियर नहीं हैं। तो ये तय किया गया कि एक सेशन और भी इसका किया जाए। तो अभी करीब 50-55 लोगों ने इस उपवास के लिए अपना नामांकन किया है। तो इस बार जो थोड़ा तफरका है, परिवर्तन जो हम लोग ने किया है, जो पिछले साल आयोजित किया था उसमें हम लोग ने रॉ फूड के अलावा 1 मील ए डे भी रखा था। उपवास में जूस फास्ट था, फ्रूट्स था, रॉ फूड था और एक 1 मील ए डे मतलब कन्वेंशनल मील भी रखा था। इस साल हम लोग ने क्या किया, वो कन्वेंशनल मील जो कुक्ड फूड होता है उसको इस बार अलग कर दिया। वो इसलिए था कि शुरुआत में जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको ट्रांजिशनल डाइट के हिसाब से हम लोगों ने किया था। तो अब तो कैटेगरी 4 हो गई हैं। एक तो उपवास है, उसमें जल उपवास, दूसरा है जूस फास्ट या क्या बोलते हैं, रसाहार जिसको बोलते हैं, तीसरा है फलाहार और चौथा है रॉ फूड। तो ये अब हम लोग आगामी 9 दिन 17 से 23 तक अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको फॉलो करेंगे। कुछ लोग वाटर फास्ट पे हैं, कुछ लोग वाटर फास्ट कुछ दिन करेंगे और उसके बाद जूस फास्ट करेंगे या फल करेंगे, ऐसा भी हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से सबको करना है। तो कुछ कॉमन बातें भी हैं और बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हम लोग यदि फॉलो करें तो इस उपवास का हमको फ़ायदा होगा। ये हम लोग कोई धार्मिक हिसाब से उपवास नहीं कर रहे हैं या कोई रिचुअल नहीं है, कोई ऐसा कोई पुण्य के लिए नहीं कर रहे हैं। ये हम अपनी बॉडी की क्लिनजिंग के लिए या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। जिस शरीर को हम लोग अपना घर मानते हैं, तो जैसे घर का मेंटेनेंस हम लोग करते हैं, कभी कभी प्लम्बर का कुछ काम होता है, कभी थोड़ा रिपेयरिंग हो गई, कभी पुताई हो गई, तो वैसे ही ये हमारा शरीर है, इसको भी समय समय पर क्लिनजिंग की, साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। जैसे दीपावली में हम लोग करते हैं, तो उसी के लिए नवरात्रि वगैरह त्यौहार है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसमें हम 9 दिन उपवास रहते हैं। उसमें हमारा उद्देश्य ये होता है कि इस दौरान हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करें, अंदरूनी सफाई जिसको बोलते हैं, इंटरनल हाइजीन है, उसको हम लोग इस्तेमाल करें और उसको फॉलो करके शरीर की गंदगी बाहर निकालें, डिटॉक्सिफाई करें। साथ में एक वाइब्रेंट हेल्थ को हम लोग पाना चाहते हैं सभी लोग। और सभी लोग, हम लोग जो लोग इस अभियान में शामिल हैं, सभी एक बात में हम लोग सभी एकमत हैं कि हम लोग दवाई को अपना एक क्या बोलते हैं, रिसोर्ट नहीं मानते हैं कि हम बीमार हुए तो हमको मेडिसिन लेना है, हमको डॉक्टर के पास जाना है, जो कि समाज के ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि बीमारी होने से डॉक्टर के पास जाते हैं। हम लोग जो लोग इकट्ठा हुए हैं साथ में, इतने सारे लोग, इनकी एक क्वालिटेटिव बोल सकते हो या गुणात्मक एक विशेषता है कि हम लोग सभी लोग इस बात में सहमत हैं कि दवाई के बिना भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस दौरान ही हम लोग इस उपवास में बोलो या नेचुरल लाइफ स्टाइल में बोलो या प्राकृतिक क्या बोलते हैं, चिकित्सा पद्धति में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी जब 9 दिन का कार्यक्रम आ गया तो उसको हम इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं, आप लोगों को भी, खुद को भी, कि इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। तो उसमें 2-3 बातें यदि हम ध्यान रखेंगे, उसमें पहली बात ये है कि जो 9 दिन का उपवास हमारा रहेगा, चाहे वो वाटर फास्ट रहे, वाटर फास्ट को छोड़ के, बाकी जूस फास्ट, फ्रूट में जो फलाहार में जो लोग रहेंगे या जो लोग रॉ फूड में रहेंगे, उन सभी को एक बात ख्याल रखना है, यदि वो कर सकें, संभव हो तो अपने खाने के पीरियड को वो 16 घंटे गैप करके 8 घंटे के भीतर सीमित करें। जैसे सुबह 12 बजे, दोपहर में 12 बजे से खाना चालू करें और रात में 8 बजे के बीच में खाना अपना बंद कर दें। यदि कोई 16 घंटे नहीं कर पाता तो 15 घंटे करे, 14 घंटे करें, इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। यदि आप सुबह से खाना चालू करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम लगातार इंगेज रहेगा
और इवन रॉ डाइट में भी, फ्रूट डाइट में भी जो 9 दिन हम करने वाले हैं उससे जो फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं मैक्सिमम, वो नहीं उठा पाएंगे। तो उसके साथ यदि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को यदि हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, उसको साथ में जोड़ते हैं, तो यही जो काम हम करने वाले हैं इसका हमको फ़ायदा कई गुना ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात, इसकी तैयारी के लिए ख्याल करना है, जो लोग अभी 2 बार 3 बार पका हुआ खाना खा रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि इसको शिफ्ट करें, इसको बदलें, और कम से कम एक टाइम रात में या दोपहर में, जैसा संभव हो आपका, उस हिसाब से कुक्ड फूड को एक टाइम करें, और बाकी 2 समय, दोपहर में या सुबह, उसमें आप कच्चा खाना या फल खाएं या सलाद खाएं। जो लोग फ्रूट डाइट में हैं उनके लिए भी बात लागू होती है, जो लोग रॉ फूड में रहते हैं उनके लिए बात लागू होती है कि अभी 3 टाइम यदि आप या 2 टाइम भी अन्न खाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, और उतना फ़ायदा आप इस रात्रि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम से नहीं उठा पाएंगे। तो रॉ फूड की या अपक्व आहार की मात्रा आपको धीरे धीरे अपने खाने में बढ़ाना है, और कुक्ड फूड की मात्रा धीरे धीरे, अभी जो 7 दिन हमारे पास बचे हुए हैं इसमें आपको यही करना है। और साथ ही 16 घंटे अपने पाचन तंत्र को डाइजेशन से फ्री रखना है या उसको रेस्ट देना है, और 8 घंटे के भीतर, चाहे 10 बजे से 6 बजे के बीच में खाइए या 12 बजे से 8 बजे के बीच में खाइए। और साथ में एक चीज़ को और भी जोड़ना है इसमें, जो शायद कुछ लोग नए उनको ना मालूम हो, कि एनीमा भी यदि एक बार आप लेना चालू करते हैं, स्पेशली रात में, तो उसको आपको लेना चालू करना चाहिए। बहुत सारे लोग ने सवाल किया था अभी मेरे से कि एनीमा क्या ज़रूरी है? तो इसका जवाब तो पहले भी कई प्रोग्राम में मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बताता हूँ। बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करते, तो उनको एक किताब पढ़ना चाहिए। वो किताब का नाम है कोलोन हेल्थ। वो नॉर्मन डब्ल्यू वॉकर की लिखी हुई है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस रिसर्च में निकाल दी कि स्पेशली जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके साथ में बीमारी का क्या संबंध होता है, और इस बड़ी आंत में जो मल, अनडाइजेस्टेड फूड या फर्मेंटेशन जो होता है, उसका जो मैटर, उसकी जो गंदगी, उसका जो टॉक्सिन जमा होता है, उसके साथ शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली बीमारी का क्या लिंक है। और करीब 22-24 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम कर करके जो मरीज हैं बड़ी बड़ी बीमारी से, कैंसर है, टीबी है, या दूसरी बीमारियों से, जो क्रॉनिक बीमारियों से, जटिल बीमारियों से मरे, उनकी इंटेस्टाइन को फाड़ के, चीर के देखा, और उस आधार पे फिर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है कोलोन हेल्थ। और उसमें इन्होंने एक बताया, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, उसका मैंने चित्र शायद इसीलिए आप लोग को मैंने आज पोस्ट किया था। उसमें आप यदि बड़े ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है उसको सीकम एक जगह बोलते हैं। अपेंडिक्स का भी वही एरिया होता है। यहाँ से वो चालू होती है और वो हमारे जो मल द्वार पे जाके लास्ट में ख़त्म होती है। असेंडिंग कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, सिग्मॉइड कॉलन है, उसके बाद में रेक्टम है। तो ये पूरा जो चक्र है, इसको यदि आप बड़े ध्यान से उस चित्र को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ से चालू होती है वो ब्रेन का एरिया है। बड़ी आंत जहाँ से चालू होती है, जहाँ अपेंडिक्स होता है, एलियोसिकल वॉल्व होता है, वो ब्रेन का एरिया, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे उतरते जाएंगे तो वो रिप्रोडक्शन आर्गन पे जाके ख़त्म होती है, जो हमारा नीचे का पार्ट है शरीर का। तो इतने सारे अंग और उसके वो हिस्से जो है हमारी बड़ी आंत से जुड़े होते हैं, और बड़ी आंत का हमारे ब्रेन के साथ एक संबंध होता है जो नर्वस सिस्टम से भी जुड़ा होता है, साथ में हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम से भी जुड़ा होता है। और वहाँ पे जो खाना बचा हुआ, जो हमारे छोटी आंत से जो खाना पच नहीं पाता, जो अनपचा होता है, अनडाइजेस्टेड फूड आता है, वो वहाँ फिर से बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और वहाँ से भी कुछ खाने का पार्ट और कुछ बचा हुआ पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है। तो आज मैं उसको बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ एक पॉइंट पे आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें आप ध्यान देंगे तो एक ग्लैंड दिया हुआ है उसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान से देखिए, यदि आप लोग के सामने होगा भी तो देख सकते हैं, बाद में भी देखेंगे। तो एकदम सेक्कम के पास में एक ग्लैंड से उसका लिंक है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मतलब हमारे शरीर में होने वाले जितने भी हार्मोनल डिस्चार्ज होते हैं, जिसके भी हमारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, उसमें
पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, इस सभी को कंट्रोल करने में ये जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका इंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, ये दोनों मिला के इसको कंट्रोल करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। तो इस जगह पे आंत की, उस जगह वो टर्निंग पॉइंट पे जहाँ इलियोसिकल वाल्व होता है, सेक्कम होता है, अपेंडिक्स होता है, उस जगह पे यदि कोई गंदगी जमती है, कोई टॉक्सिन जमता है, कोई फर्मेंटेशन होता है, तो उसका असर हमारे इस पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन में पड़ता है। कभी किसी को भी डाइजेशन में, थायराइड में, बीपी में, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी, नर्वस सिस्टम में कोई बीमारी होती है, पैरालिसिस होता है या पार्किंसन होता है, कोई बीमारी होती है, एक बार डॉक्टर के पास जाने के पहले इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट, मतलब जो लास्ट है, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसको साफ करके देखेंगे आपको कितना फ़ायदा होता है। जो लोग इसको नहीं समझते, नहीं समझे, लेकिन जो लोग समझते हैं वो इस बात को करके देखेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट को जो पैरालिसिस के थे, उनको हम लोगों ने केवल एनीमा से या इंटेस्टाइन, जिसको आप लोग साफ़ करके, जिसको कोलोनिक्स बोलते हैं, कोलोनिक इरीगेशन बोलते हैं, इसको करके ही बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप इसको सीख जाइए, जिन लोगों ने, जिनको नहीं मालूम है कैसे लेना, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो, नहीं तो मैं भी एक वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा। तो इसको अभी से आप चालू करिए, मतलब रात में एक टाइम आप एनीमा लीजिए, सोने के 1-1.5 घंटे के पहले। उसमें खुद आप देखेंगे कि आपकी नींद में, नींद की क्वालिटी में और बाकी सब चीज़ों में बहुत अंतर आएगा। इसके अलावा वो एनीमा और आपको एक मदद करेगा, जो पुराना जमा हुआ मल है, पुरानी जमी हुई जो गंदगी है, उसको भी साफ करेगा। साथ में जब आप डाइट चेंज करेंगे, तो डाइट चेंज करने से शरीर विशेष तौर पे 2 प्रकार से बहुत ज़्यादा गंदगी को निकालने की कोशिश करता है। वो एक होता है ब्लड में आती है और दूसरी आती है इंटेस्टाइन में। तो ये दोनों गंदगी, किडनी है जो हमारे ब्लड को साफ करती है, तो वो जो ब्लड में जो गंदगी या टॉक्सिन जो मैटर आता है, उसको हमारी किडनी साफ कर देती है। लेकिन जो इंटेस्टाइन में मैटर आता है, उसको तो कई बार 24 घंटे में लोग एक बार जाते हैं, बाकी समय वो वहीं पे पड़ा रहता है। उसका रीएब्जॉर्प्शन का चांस रहता है, अवशोषित फिर से होता है और वही सिम्टम पैदा कर सकता है जिसके लिए आप ये सब डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हो। तो यदि आप एनीमा लेते हैं, तो एक तो वो संभावना खत्म होती है। दूसरी बात ये है कि आपको बड़ा जो डिस्कम्फर्ट होता है डाइट चेंज करने में कई लोग को, इसीलिए वो डाइट बदल देते हैं। कई लोग फल चालू करते हैं, बोलते हैं फल खाने से मुझे बड़ी दिक्कत होती है, मुझे बहुत सारी पेट में दर्द चालू होता है, या मेरे को लूज मोशन होते हैं, या मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या मुझे अनईजी लगता है, या मुझे डिप्रेशन सा आता है। ये जब ट्रांजिशनल डाइट में जब लोग चेंज करते हैं, तो उस बीच में यदि आप एनीमा लेंगे, तो ये जितने प्रकार के जो डिस्कम्फर्ट है, जो असुविधा आपको सामना करना पड़ता है डाइट चेंज करने के मामले में, वो सब आपको नहीं होगी और आप बड़े स्मूथली या बहुत कम तकलीफ के साथ में ये जो डाइट चेंज कर पाएंगे। और इस 9 दिनों के दौरान जो आपको जो भी दिक्कत होने वाली, वो काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। साथ में कुछ लोगों ने एक और सवाल किया कि हम लोग का रूटीन क्या होना चाहिए इस 9 दिनों के दौरान। तो देखिए, आप लोग को एक कॉमन रूटीन तो हम सभी जानते हैं, जो अच्छा होता है सभी के लिए, वो तो कॉमन। जैसे अर्ली यदि आप राइज उठते हैं, सुबह यदि जल्दी उठते हैं, तो उसका प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा देर तक नहीं सोना है। और उठने के बाद एटलीस्ट सभी को, यदि संभव हो, यदि आपका घर ऐसी जगह पे हो, या नहीं हो तो आप ऐसी जगह पे जाके आधा घंटे यदि आप सन बाथ लेते हैं, तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। 2 चीज़ को आपको इसमें ऐड करिए, एक है सन बाथ और एक है एयर बाथ। तो एयर बाथ क्या होती है? एयर बाथ का मतलब होता है हम खुली जगह पे जाके पैदल चलें या खुली जगह पे बैठ के प्राणायाम करें, जिसमें हमको स्वस्थ हवा, जो साफ वायु है, जो वो हमारे प्राणवायु बोलते हैं, उसको अंदर जाए और वो उसको हम बाहर फेंकें। ये हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में और बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को ठीक तरीके से संचालित करने में मदद करती है। और आधे घंटे यदि आप धूप लेते हैं, तो उससे हमारी बॉडी, वो भी एक न्यूट्रिशन है। हम लोग क्या सोचते हैं कि खाना पर न्यूट्रिशन होता है, नहीं, हवा भी न्यूट्रिशन है और धूप भी न्यूट्रिशन है। सन बाथ भी जो है, सनलाइट जो इसको है, वो भी हमारे लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। वो हमारे शरीर के बहुत सारे विटामिन्स को और मिनरल्स को बनाने में
और साथ में बॉडी में बने हुए एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करने में विटामिन डी बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो विटामिन डी के होते ही नहीं है। तो आजकल जो हड्डियों के रोग इतने ज़्यादा देखने मिल रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है या दूसरी तरह की बीमारी है, वो सब इसीलिए है कि लोग धूप में रहना पसंद नहीं करते, अवॉइड करते हैं। ज़रा सा भी धूप हुआ तो लोगों ने कपड़ा बांध लिया, छाता लगा लिया, या धूप कोई एक हमारी स्किन खराब हो जाएगी, डार्क हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाएगा। तो एकदम जो हमको प्राण देने वाली एक पावर है, एक शक्ति है जो नेचर की, उससे हम लोग सब लोग दूर भाग रहे हैं और इसीलिए बीमार होते हैं। यूवी का डर बताया जाता है, तो यूवी की क्रीम लगा देते हैं। तो हम लोग खुद खुद अपने आप बैरियर बनाते हैं हेल्थ के लिए। तो आप लोग आधे घंटे की धूप लीजिए और आधे घंटे जो है कम से कम टहलिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसन नहीं करना है, कठिन एक्सरसाइज नहीं करना है, अपने आप को टायर्ड नहीं करना है। यदि आप टायर्ड ज़्यादा होंगे तो फास्ट कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये हम फिजियोलॉजिकल रेस्ट ज़रूरी है और डाइजेशन का रेस्ट भी ज़रूरी है। तो डाइजेशन का रेस्ट हम इस प्रकार से दे रहे हैं कि फूड जो है वो हम कम खा रहे हैं या फूड की क्वालिटी हमने बदल दी। किसी का माइक चालू है, तो वो एक रेस्ट हुआ, हमारे पाचन तंत्र को रेस्ट हुआ। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो फिजियोलॉजिकल रेस्ट है। यदि आपको उपवास का या इस डाइट का फ़ायदा बहुत ज़्यादा लेवल पे या बहुत अच्छे तरीके से उठाना है, तो आपको फिजियोलॉजिकल रेस्ट जिसको बोलते हैं वो भी लेना है, रेस्ट करना है, ज़्यादातर रेस्ट करना है, या ऐसे काम करना है जिसमें आप थकें ना, रिलैक्स रहें। ऐसा कोई फिजिकल मेंटल वर्क भी ना करें जिसमें आपको माइंड में स्ट्रेस आता हो, थकान होती हो या उलझन होती हो। और साथ में खाने को भी सीमित करें। कई बार मैंने देखा है, पिछले बार का भी मेरा अनुभव है कि लोग उपवास में तो भूख लगती है, नॉर्मली लोग ज़्यादा खाने के आदी हैं, कई बार खाना पसंद करते हैं। तो लोग सोचते हैं मैं तो रॉ फूड खा रहा हूँ, तो जब भूख लगेगी तब खाएंगे। तो बात सही है, जब भूख लगेगी तब खाएंगे, लेकिन यदि आप फ्रिक्वेंटली खाते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए आपका डाइजेशन सिस्टम लगातार इंगेज रहेगा, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि यदि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा खा लें, भरपेट खा लें, फिर 2-4-5 घंटे के बाद जब भूख लगे खा लें। ऐसे 2 बार या 3 बार यदि आप इसको रखते हैं, जैसे जो लोग फूड खाने वाले हैं वो यदि इस फूड को 2 सर्विंग या 3 सर्विंग में इसको निश्चित कर लें, और रॉ फूड वाले भी ऐसे ही करें कि 2 सर्विंग या 3 सर्विंग में लंच ले लें और डिनर ले लें, और नहीं रहता तो ठीक है ब्रेकफास्ट लंच डिनर लें। लेकिन जो लगातार हर घंटे खाने की जो एक क्या बोलते हैं आदत है, जो वो बहुत ही बेकार है। उससे हो सकता है इसमें बहुत नुकसान नहीं होगा आपको, लेकिन हम ये चाहते थे कि इस 9 दिन में आप डाइट तो चेंज कर ही रहे हैं, लेकिन आपको फ़ायदा भी हो उस चीज़ का। तो वो यदि आप लगातार खाते रहेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही जिक्र किया ही, करीब 16 घंटे का यदि उपवास करते हैं आप, तो इसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। साथ में एक बात का और भी ख्याल रखना है, जो हम लोगों का एक जनरल लॉ है, सामान्य नियम है कि ईटिंग इन मॉडरेशन, हमको एकदम पेट भर के एकदम ठूस ठूस के नहीं खाना है। नेचर ये बोलती है कि मध्यम मार्ग अपनाइए, ना कम खाइए ना बहुत ज़्यादा खाइए, बीच का मार्ग। मतलब जब हमको लगे कि हमारा पेट करीब करीब भरने वाला, थोड़ा सा और खाएंगे तो शायद पेट भर जाए, ऐसी स्थिति में आपको खाना बंद कर देना, चाहे वो फल ही क्यों ना हो। और उपवास के दौरान किताब पढ़िए, हल्के फुल्के ढंग की कहानियों की। टीवी, मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है, गज़ेट हैं, इसके बाद टीवी है ना, कंप्यूटर है, इसमें बहुत ज़्यादा मत बिज़ी होइए। वाईफाई के टच में ना ज़्यादा रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। और साथ में बहुत ज़्यादा फालतू गपशप में भी इन्वॉल्व नहीं होना है कि गपशप कर रहे हैं। थोड़ा मुंह भी बंद रखना, मौन भी रहना है थोड़ा। वो आपके इंटरनल जो आपकी ताकत होती है उसको बहुत मजबूत करता है, जब आप कम बोलते हैं और या बहुत ही सटीक बात करते हैं कम शब्दों में। तो ये उपवास में एक जो दूसरा एक जो एक संघर्ष है बोलना चाहिए, या एक हमको जो मदद मिलती है हमारे इंटरनल विकास के लिए, आंतरिक विकास के लिए, उसमें मौन भी है। तो मैं नहीं बोला कि आपको बिल्कुल बोलना बंद कर देना नहीं, लेकिन एक कोशिश करके देखिए कि जैसे हमने पाचन तंत्र को अपने रेस्ट दिया, ऐसे ब्रेन को भी रेस्ट दीजिए। चिंतन मनन करिए, हल्की फुल्की तरह की बात सोचिए, किसी कोई एक प्लान बनाइए अच्छा आपकी लाइफ का,
कुछ अच्छा करने के बारे में सोचिए, किसी के बारे में अच्छे विचार, अपने जीवन के ऐसे क्षणों को याद करिए जो आपके लिए बहुत अच्छे थे, जिसमें आपने कुछ अचीव किया या किसी के लिए आपने अच्छा किया, तो आपको अंदर से भी एक फीलिंग आएगी। इसका एक बहुत असर पड़ता है। देखिए, मन और शरीर का एक आपस में एक क्या बोलते हैं, द्वंद्वात्मक रिलेशन है, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। जैसे आंतों की हेल्थ ब्रेन की या शरीर की हेल्थ पे निर्भर करती है, ऐसे शरीर की हेल्थ आंतों के ऊपर निर्भर करती है। दोनों का आपस में संबंध है। एक बहुत बड़ा अभी रिसर्च का सब्जेक्ट है दुनिया में, जिसको बोलते हैं ब्रेन गट एक्सेस, कि आंतों का जो स्वास्थ्य है, आंतों की जो स्थिति है, वो हमारे शरीर की स्थिति पे प्रभाव डालती है, या दिमाग की स्थिति पे या नर्वस सिस्टम की स्थिति पे असर डालती है। ऐसे ही हमारे दिमाग की या जो मानसिक ढांचा है या हमारी जो मानसिक सोच है, वो हमारी आंतों की गतिविधि पे भी असर डालती है। तो ये दोनों का आपस में लिंक है, कोई मैकेनिकल नहीं है, यहाँ से बटन दबा और वहाँ काम हो गया। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये डायलेक्टिकल रिलेशन है इनका। तो इसीलिए हम सभी को फिजिकल जैसे हेल्थ की ज़रूरत है, ऐसे मेंटल हेल्थ की भी ज़रूरत है। और मेंटल हेल्थ जो है वो केवल खाने से नहीं आ सकती, वो कल्चरल मामला है। वो कल्चरल मामला है। वो अच्छी सोच, अच्छी बुक्स पढ़ने से, अच्छे लोगों से मिलने से, सकारात्मक विचार रखने से, खुले मन से बात करने से, प्रकृति से एक प्रेम का जो आपका एक प्रतिफलन होता है, जो एक वो होता है जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, प्रकृति के बीच में रहने से, ये सब जो एनर्जी है, ये सब पॉजिटिव एनर्जी हम लोग को मिलती है। और ये हमारे शरीर के विकास में बोलो या हमारे शरीर की बीमारी को ठीक करने में बहुत मददगार होती है। एक एनवायरनमेंट है जो स्वस्थ रहने के लिए हमको ज़रूरी है। तो इसका भी ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम मत करिए। और ये एक प्रकार की हाउस क्लींजिंग है जो हम लोग करने वाले हैं। वो है हमारा जो शरीर है, जिसको रहने के लिए हमको प्रकृति ने, हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम लोग को एक नेचुरल गिफ्ट दी हुई है कि ये एक शरीर लीजिए, इसमें रहिए और विकास करिए। वो शारीरिक विकास करने के लिए भी एक नेचुरल गिफ्ट है और मानसिक विकास करने के लिए भी नेचुरल गिफ्ट। हमारी सभी की ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि ये जो शरीर हम लोग को, इस प्रकृति की एक अनमोल गिफ्ट हमको मिली हुई है, इसको हमको डिजीज़ में, इलनेस में, बीमारी में हमको इसको बर्बाद नहीं करना है, बर्बाद होने नहीं देना है। और वो भी तब जब हमको इसका रास्ता भी मालूम हो कि ये रास्ता है जिसमें आसानी से डिजीज़ फ्री रहा जा सकता है, बीमारी मुक्त रह सकता है, डॉक्टरों के चक्कर से बच सकते हैं, दवाइयों के, इंजेक्शन के, वैक्सीन के चक्कर से हम बच सकते हैं। और एक बहुत सरल तरीका है, सिर्फ ये माइंड सेट की बात है। जिस दिन आपको, जब मैं किसी को, जो एकदम नया व्यक्ति है, जब मैं उससे बोलता हूँ कि बीमारी के बिना भी जीवन जिया जा सकता है, क्या आपको मालूम है, आपने कभी ऐसा सुना है? तो वो लोग चौंक जाते हैं, बोले ऐसा कैसा संभव है। एक शायर का एक शेर है, मैंने पढ़ा था बहुत पहले, उन्होंने बोला था कि मैंने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया है, क्या बुरा हो जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। तो उनका कहना था कि मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है, इसमें लोगों की सब समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो इसको अफवाह समझ के उड़ा देने में क्या नुकसान है। तो मैं जो बोल रहा ये अफवाह नहीं है, ये वास्तविकता है। और ये वास्तविकता अब लोगों के बीच में आ गई है। हमारे साथ में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले, उनके बारे में शायद होगा तो मैं 9 दिन के बीच में कभी कभी बीच में एक आध दो का इंटरव्यू आप लोग को सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, मिलाऊंगा, कि जो पहले दवाइयाँ हज़ारों की खाते थे, हर महीने डॉक्टरों के चक्कर लगाते थे, और उन्होंने जब इस सिस्टम को माना, इस पर समर्पण किया नेचर के सामने, आज वो बेचारे नहीं, आज तो फ्री हो गए। अब तो वो बेचारे थे एक ज़माने में, आज वो डिजीज़ फ्री हैं और हेल्दी लाइफ बिता रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मैंने भी जब सुना था तो मुझे हंसी आ गई थी कि अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि बचपन से हम लोग यही सुनते आए हैं कि बीमारी का मतलब डॉक्टर और दवाइयाँ और गोली और इंजेक्शन। लेकिन ये बड़ी से बड़ी बीमारी और छोटी से छोटी बीमारी भी हम बहुत ही प्राकृतिक तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, जिसको बोलते हैं अहिंसक तरीके से, बिना काट छाट के, बिना किसी की हत्या किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ठीक हो सकते हैं। तो मुझे भी हंसी आ गई थी, मैं, कैसे संभव है, ये तो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मैंने इसमें अध्ययन करना चालू किया,
लोगों से मिलना चालू किया, तो मुझे लगा अरे ये तो इतना सरल है, लेकिन फिर इतनी सरल चीज़ लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है। पहली बात तो लोग ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं होते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि एक पैटर्न आपका बना दिया गया है कि बीमार होंगे तो आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है, और हेल्थ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बीमारी से हमारा कोई लेना नहीं है। हमारा काम है जो खाना मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसको खाते जाना, और इस खाने को चाहे इसकी क्वालिटी कैसे भी हो, इसको हमारा शरीर जो है वो पचा लेता है, उसको एडजस्ट कर लेता है। यही हमको समझाया गया ना कभी किसी डाइट के बारे में कि इस खाने से ये होता है, उस खाने से वो होता है, या इससे बीमारी भी हो सकती है, और बीमारी क्यों होती है। हमको तो बीमारी का जो रिजल्ट होता है उसको मैनेज करना सिखाया गया है। बीमारी ना हो इसके लिए भी कोई नियम प्रकृति में बने हुए हैं, और बहुत सरल नियम बने हुए हैं, जिसको प्रकृति में सभी जीव फॉलो करते हैं जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, मनुष्य को छोड़ के, या मनुष्य जिन जीवों को पालता है उनको छोड़ के। बाकी सभी जीव बिना एमडी के, बिना डॉक्टर के, बिना एमबीबीएस, बिना बीएमएस, बिना सर्जरी, एक्सीडेंट केस की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी प्रकृति में आप नज़र डालिए, जंगल में जो प्राकृतिक वातावरण में या जिस वातावरण में रहने के लिए वो इवॉल्व हुए हैं, उनका उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, वो वातावरण यदि उस जीव को मिलता है तो वो जीव कभी बीमार नहीं पड़ता टिल लास्ट ब्रीथ। वो मरता है तो उसका एक मरने का एक नियम है, जैसे विकास का एक नियम है, वो विकास के जब चरम उत्कर्ष पर पहुंचता है तो फिर धीरे 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 करके वो मरता है, उसका एक नियम है, लेकिन बीमारी से नहीं मरते हैं जीव। तो वैसे ये जो नियम है जो सामान्य सभी जीवों के लिए लागू है, तो क्या मनुष्य इसका अपवाद है? नहीं, मनुष्य के लिए भी, मनुष्य के शरीर में भी वही नियम चल रहा है जो बाकी जीव के नियम। जीव के उत्पन्न होने का, जीव के विकास करने का और जीव के मरने के जो नियम प्रकृति में सभी जीवों के लिए लागू हैं, वही सामान्य नियम हम सभी के लिए भी लागू हैं। जिस दिन आपने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लिया, थोड़ी सी भी आपने इच्छा जताई कि इस नियम को क्या है, ज़रा देख लेते हैं और समझ लेते हैं, उस दिन आप धीरे 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 अपने आप को स्वस्थ करने लगेंगे, और ये दवाइयाँ और ये डॉक्टर और ये इंजेक्शन और ये जड़ी बूटी ये सब भूल जाएंगे। तो ठीक है, अभी मैं इतना ही बताता हूँ, अभी 15-20 मिनट का टाइम है। अब आप लोग को यदि कोई सवाल करना हो तो अभी सवाल कर सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। 15 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ आपको, तो जब तक आप, हाँ किसी ने हाथ उठाया है, बताइए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी रीत। हाँ हाँ। जी जी। हम्म हम्म। तो क्या कुछ सवाल क्या है, सवाल क्या है आपका? देखिए, बेसिक नियम ये है, इसको समझ लिए, मैंने पहले ही बोला, बेसिक नियम ये है कि जब भूख लगेगी तभी खाना है, बशर्ते वो भूख जेन्युइन हो। दो टाइप की भूख हम लोगों को लगती है, शहर के लोगों को तो लगती है, एक होती है फॉल्स भूख और एक होती है रियल भूख। फॉल्स भूख वो होती है जो अपने साथ डिस्कम्फर्ट को लेके आती है, मेंटल टेंशन, कहीं पे दर्द, कहीं पे मरोड़, कहीं पे खालीपन, इस तरह की अनुभूति के साथ जो भूख आती है वो फॉल्स भूख या गलत भूख है, झूठी भूख है। तो उसको आप थोड़े देर पानी वानी पी के अवॉइड करेंगे तो वो चली जाएगी। लेकिन जो रियल भूख होती है वो एक बार आ गई तो वो फिर नहीं जाती जब तक कि आप खाना नहीं खाओगे। वो पानी पीने से नहीं जाएगी, वो दूसरी चीज़ से नहीं जाएगी। तो अभी मैं जो दूसरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अभी आप जो भी लाइफ स्टाइल या जो दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया कि यदि आप ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसको आपको थोड़ा सा उपवास को उसमें ऐड करना पड़ेगा, 16 घंटे। अब आप 10 बजे आप ग्रीन जूस पीजिए, ठीक है, और उसके बाद जब भूख लगे आप खाइए, और रात में 6 बजे आपका लास्ट मील होना चाहिए, डिनर होना चाहिए। जो भी खाएंगे आप, फल खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, रॉ फूड में है,
या जूस पे हैं, उसके बाद फिर मत खाइए। फिर उसके बाद 16 घंटे जो आपका पेट खाली रहता है, उसमें हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी बोलो या जीवनी शक्ति बोलो या बॉडी के जो रिफ्लेक्स हैं, वो आपकी बॉडी को क्लींज करते हैं। बॉडी का एक सिस्टम होता है, वो एक क्या बोलते हैं, स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। कहीं कोई गंदगी है उसको बाहर करेगा, सफाई करेगा, कहीं कोई ट्यूमर है उसको छोटा करेगा, कहीं कोई म्यूकस जमा हुआ है उसको बाहर करेगा। तो ये जब आप उसको समय देते हैं 16 घंटे का, तो इसमें वो चीज़ अच्छी होती है। तो यदि आप 12 घंटे रहते हैं तो 12 घंटे में थोड़ा कम समय मिलेगा, लेकिन जब इसको 16 घंटे ले जाते हैं, 17 घंटे ले जाते हैं, 18 घंटे ले जाते हैं, जितना ज़्यादा आप गैप देंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो एटलीस्ट 9 दिन इसको फॉलो करिए। हाँ, हेमंत जी बोल रहे हैं कुछ। हेमंत विश्वकर्मा दिल्ली से, बताइए। हाँ जी, बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैं आपका ज्ञान सुन रहा था। हम्म, आपने एक चीज का जिक्र किया कि स्वास्थ्य रहना एक सामाजिक जिम्मेदारी है, हाँ। जिसमें लोग बड़ा इस पे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं कि जो इंडिविजुअल शरीर है खुद का, हम्म, वो एक कैसे सामाजिक जिम्मेदारी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये तो अलग सवाल है, फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि यदि आप समाज में रह रहे हैं तो आप कितना भी आप माने कि आई एम इंडिविजुअल, लेकिन यदि आप मान लीजिए एक कोई गलत आदत आपने पाड़ ली, शराब पीने की या नशा करने की या गलत खान पान करने की, तो यदि आप बीमार होते हैं तो बीमार आप अकेले नहीं होते हैं, उसके साथ में बहुत सारे लोग को अटैच होना पड़ता है। कोई आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, यदि आपको ब्लड की ज़रूरत है तो एक आदमी आपको ब्लड कलेक्ट करेगा, फिर एक आदमी दवाई लेने का जाएगा, एक आपका सीटी स्कैन कराने जाएगा, फिर एक आदमी घर में खाना बनाएगा, एक आदमी आपका घर से खाना लेके। तो ये जो 5-7 लोग या आपके मित्र या आपके रिलेटिव जो एंगेज हो गए, उनकी क्या गलती है आपकी बीमारी में? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? बीमार तो आप खुद ही हुए हैं। तो आप कितना भी बोलें कि ये शरीर मेरा इंडिविजुअल, मेरा खुद का है, लेकिन एक्चुअली में आपका खुद का नहीं है। आप एज ए सोशल बीइंग, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी, तभी तो सोसाइटी आपको देख रही है, नहीं तो कोई छूता नहीं है आपको, आपका भाई भी नहीं छूता, वो भी इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो आपका शरीर इंडिविजुअल है, लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो 5-7 लोग जो इंगेज आपके साथ होते हैं, उनकी उसमें क्या दोष है? उन लोग अपना काम छोड़ के भी आपके काम में लगे हुए हैं। तो आप जंगल में यदि रहते हैं अकेले तो आप कुछ भी करिए, कोई देखने वाला नहीं है आपको। लेकिन वंस यू लिव इन द सोसाइटी, योर एवरी एक्टिविटी, वो इट इज़ कंसर्न फॉर अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सभी लोग उस पर कंसर्न में रहते हैं। तो आप बीमार रहते हैं, आपके जितने मित्र सब दुखी हो जाते हैं। आपके घर में मान लो आपके फ्रेंड्स आता है, बोले चलिए अपन को घूमने चलना है, उस समय देखते हैं आपको 104 बुखार है, उसका खुद का भी मूड नहीं होगा जाने का। तो ये जो उनको जो आपके लिए जो त्याग करना पड़ रहा है या कुछ चीज़ छोड़ना पड़ रही है या अपने काम को छोड़ के आपको समय देना पड़ रहा है, इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है ना, तो इसके लिए हम जिम्मेदार है। तो वैसे ही हेल्थ इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, नेक्स्ट। थैंक यू। हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार, प्रमोद दीवान बोल रहा हूँ। जी बताइए। डॉक्टर साहब एक ये था कि जैसे अब मैं भी अभी आपके साथ ही फलाहार के लिए मैंने वो किया हुआ है, तो एक जानकारी ये लेनी थी कि जो पीएच होता है, हमारे शरीर का पीएच होता है, तो दो ही चीजें रहती है, एसिडिक और एल्कलाइन। जी, तो जनरली ये कहा जाता है कि जिस भी फल का या किसी भी, चाहे वो खाने का रॉ फूड हो या जो भी है, तो जो भी पीएच इस लेवल जिसका हाई होता है, तो वो क्या रहता है, एल्कलाइन रहेगा, और यदि पीएच लेवल कम है तो एसिडिक होगा। सही बात। तो सर ये मुझे जानना था कि हमारा जो पीएच लेवल होना चाहिए शरीर का, जो ब्लड का होता है, वो 7.35 से 7.45 के आसपास होना चाहिए। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मतलब कौन सा फल हमें जैसे फास्ट के समय कंटिन्यू करना है और किस फल को चेंज करना है, या फिर इन सब चीजों को इग्नोर करना है कि पीएच लेवल फल के कारण कुछ भी थोड़ा सा इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी को, तो उस पर थोड़ा सा यदि कुछ बता पाए तो। हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है और एकदम बेसिक सवाल है। जो डाइट को हम लोग फॉलो करते हैं या उसका जो परिणाम हमारी बॉडी में होता है, जो आपने पीएच बताया वो सही बात है। अब सवाल होता है कि कौन सा ऐसा खाना है जो हमारे पीएच को बढ़ाता है। ऐसे तमाम खाने
जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद, सुनिए ध्यान से, एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे ब्लड के पीएच को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उसी हिसाब से उसको अल्कलाइन, जैसे आप मान लिए नींबू है या सिट्रस फ्रूट है, उसका पीएच जो है वो कम होता है, एसिडिक होता है, लेकिन जब वो उसमें जो मिनरल्स होते हैं, एक्चुअली में हमारा जो ब्लड का पीएच है ना, वो जो बैलेंस होता है वो एक्चुअली मिनरल से होता है, विटामिन और मिनरल से होता है। इसमें मिनरल्स इंपॉर्टेंट, जिसमें कैल्शियम है, जिसमें मैग्नीशियम है, जिसमें पोटेशियम है, तो ये सब जो मिनरल्स हैं, फास्फोरस है, इस सब से एक्चुअली में मेंटेन होता है। वो एक्चुअली में फूड से नहीं होता, वो फूड जब एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, उस वो तय करता है कि ये जो है अब हमारा ब्लड जो है ना, अब जैसे कई लोग बोलते हैं ये तो फ्रूट बहुत मीठा है तो इसका पीएच कम है, ठीक है, जितना मीठा रहेगा उसका पीएच कम रहेगा। जैसे सब्जियों में मीठा नहीं है तो उसका पीएच जो है ना वो ज़्यादा रहता है, जैसे खीरा है उसका पीएच ज़्यादा रहता है, लेकिन फल का पीएच जो है ना वो सब्जियों के मुकाबले कम रहता है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि वो मेरा मूल खाना है कि नहीं मनुष्य का, और दूसरी बात है इसको जब एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड को पीएच बढ़ाता है कि कम करता है, एसिडिक करता है कि, तो जितने भी नेचुरल फूड हैं जिसमें हम बोल सकते हैं फल हैं, सलाद हैं, या अंकुरित जो हम लोग अनाज यूज़ करते हैं, ये सब का पीएच जो है ना वो हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, मेंटेन करके रखता है। जब हम अन्न खाते हैं, दूध की बनी चीज़ें खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी की जो पीएच को कम करती है, और जिसकी बॉडी का पीएच कम हो रहेगा उसको बीमारी का क्या बोलते हैं, ग्राउंड तैयार होता है, आधार। कैंसर भी जिसकी बॉडी का पीएच कम होता है उसी को होता है। एल्कलाइन बॉडी में कोई रोग नहीं होता, ये मैं नहीं कहता, इट इज़ अ नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, कि अल्कलाइन बॉडी में जिसका ब्लड अल्कलाइन है, जिसकी बॉडी अल्कलाइन है, उसको कोई भी रोग, कोई भी इन्फेक्शन कुछ नहीं होता। तो बॉडी में बीमारी होने की प्री कंडीशन है, आपकी बॉडी को पहले एसिडिक होना पड़ेगा। तो एसिडिक होने के लिए आपको एसिडिक खाना खाना पड़ेगा। वो खाना क्या है, अन्न है, तली हुई चीज़ें, भुजी हुई चीज़ें, नॉन वेज, मिल्क प्रोडक्ट, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये सब एसिडिक बनाती हैं, इसका हमको परहेज करना है। डॉक्टर साहब ये जो नींबू पानी होता है, हम्म, नींबू तो सिट्रिक फूड वो है, हाँ फूड है, हाँ, तो उसमें एसिडिक होता है, लेकिन नींबू पानी क्या मतलब उसको एल्कलाइन में हम करते हैं या एसिडिक ही रहता है वो अल्कलाइन। बॉडी में क्या है बॉडी एल्कलाइन? ब्लड ब्लड पे उसका जो असर है वो अल्कलाइन होता है, वो खुद एसिडिक है, लेकिन जब बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसका असर ब्लड में वो क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने लास्ट टाइम भी मैंगोस के आम के साथ वो किया था फलाहार जो आपका था 1 महीने का था, हम्म, तो सेम मोनो मील क्या मतलब जैसे अभी फास्टिंग करना है तो किसी एक फल से हम पूरा 9 दिन फास्ट करें वो ज्यादा इफेक्टिव होगा या फिर कंबाइंड फूड से या जो हमारी मतलब हैबिट है? सिंगल में करेंगे तो ज़्यादा डिटॉक्सिफाई करेगी बॉडी। और फ्रूट मतलब जो फल है वो कोई भी हो सकता है, उससे कोई कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा या फिर नहीं, कुछ देखिए उस पर स्पेशली? डिपेंड करता है कि यदि मीठे वाले फल में न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, हमको चाहिए फ्रक्टोज एनर्जी के लिए, है ना, सिंपल शुगर, तो खट्टे फलों में इतना नहीं होता है जितना मीठे फलों में होता है। तो मीठे फल यदि आप खाएंगे तो उसमें आपको एनर्जी भी मिलेगी, और खट्टे फल खाएंगे तो वो ज़्यादा क्लिनजिंग करेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपने साथ। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है? किसी ने हाथ उठाया था। हाँ जी सर, हाँ मैं जी, रुचिका सर बोल रही हूँ। जी बताइए। सर मुझे ये पूछना है कि ऑलरेडी थकान बहुत ज्यादा रहती है। हम्म, मैं मतलब फास्ट करने का सोच तो रही हूँ पर डरी भी हूँ कि सब कुछ मैनेज कैसे होगा, हम्म, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम बची है मुझे वो केवल एनर्जी की है हम्म, कि थकान काफी बनी रहती है, तो कैसे मैनेज किया जाए उस चीज को। हम्म। देखिए यदि आपकी बॉडी में बहुत दिनों से आपने डाइट चेंज कर ली है और काफ़ी कुछ सीख लिया है, और उसके बाद भी यदि आपको लगता है थकान हो रही है, तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ, या दूसरा हो सकता है आपको न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिल रहा। सर डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं होता है। हाँ, तो डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से करने से सबसे पहला और पावरफुल माध्यम है फास्टिंग, उसके बाद है फ्रूट, उसके बाद है रॉ फूड। उसके बाद
3 तरीके हैं। सबसे बढ़िया है नंबर 1 फास्टिंग, उपवास। चाहे वो शॉर्ट फास्ट करिए आप, 1 दिन के करिए, 3 दिन के करिए, है ना, फिर गैप करिए, फिर 3 दिन का करिए, या जूस फास्ट करिए, जूस पे रहिए। तो वो सबसे फास्ट, सबसे तेज़ी से आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन जब हो जाता है तब बॉडी को हमको रीजनरेट करना पड़ता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन में वजन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, शरीर की बहुत सारी एनर्जी चली जाती है। तो उसके बाद जब हमको डिटॉक्सिफिकेशन के बाद रीजनरेशन करना पड़ता है, तो हमको फिर पौष्टिक खाने खाने पड़ेंगे। पौष्टिक खाने का मतलब होता है मीठे वाले फल, सलाद, अंकुरित अनाज, है ना, इसके बाद नट्स, सीड्स, ये सब लेना पड़ेगा आपको, तब होगा जाके। ठीक है सर जी थैंक यू। मैं कोशिश करूंगी इस बार कि जितना पहले वाटर फास्ट, जी फिर जी, उसके बाद अगर नहीं हो पाए तो देखती हूँ। ठीक है, ठीक। और किसी का कोई सवाल है? हाँ जी, बताइए, पूछिए शैलेन जी। तो ठीक है, मैं आज का एक कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। ये मोटे तौर पे एक बात मैं बता दूँ ख़त्म होने के पहले, कि हम लोग जो बीमार होते, सभी लोग जानना चाहते हैं कि मैं बीमार क्यों होता हूँ। एक कॉमन, आप लोग भी जानना चाहोगे और जो नए आते वो भी जानना चाहेंगे कि एक 2 शब्दों में यदि कोई पूछे कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं, तो मैं एकदम सरल शब्दों में बताऊं कि ऐसा खाना हम लोग खाते हैं जिसमें वाइटलिटी नहीं है। वाइटलिटी मतलब हमारे शरीर को जो वाइब्रेंट हेल्थ के लिए जो वाइटलिटी वाला फूड चाहिए वो नहीं खाते हम लोग, या डिफिशियंट वाइटलिटी वाला फूड खाते हैं। पहला कारण ये है। और दूसरा कारण है, इस फूड के कारण, इस खाने के कारण शरीर में जो गंदगी बनती है वो एक्सक्रीट नहीं होती, वो निकल नहीं पाती शरीर से। यही 2 कारण हैं, मतलब मोटे तौर पे ये 2 कारण हैं कि खाना, ऐसा खाना जो हमारी वाइटलिटी के हिसाब से नहीं है, लाइव फूड नहीं है, वाइब्रेंट फूड नहीं है, डिफिशियंट है मिनरल्स में, विटामिन्स में, अच्छी क्वालिटी के अमीनो एसिड में, वो खाना हम लोग खाते हैं लगातार और लगातार सालों साल। और साथ में जब ये खाना पहुंचेगा, जैसे मिलावट वाला जब पेट्रोल आप डलाते हैं तो गाड़ी धुआं बहुत फेंकती है, कार्बोरेटर जाम होता है, वैसे ही जब हम लोग डिफिशियंट खाना खाते हैं, ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, मिक्स है या डिफिशियंट है या उसकी क्वालिटी उत्कृष्ट नहीं है, तो वो जब खाना खाते हैं तो वो शरीर में गंदगी ज़्यादा पैदा करता है, एनर्जी में कम कन्वर्ट होता है, गंदगी ज़्यादा पैदा करता है। तो वो गंदगी जब शरीर से निकलती रहती है तब तक हम बचे रहते हैं। जब वो गंदगी शरीर में डिपॉजिट होने लगती है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसी को दुरुस्त करने के लिए, शरीर में जमी हुई गंदगी को निकालने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, फॉरेन बॉडी जिसको बोलते हैं शरीर में जमी हुई, उसको निकालने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, इंटरनल क्लींजिंग के लिए ये उपवास और ये डाइट और ये प्राकृतिक आहार की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी उद्देश्य को लेके ये प्रोग्राम किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें, और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ भी करना, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, आज तो ज़्यादा लोग आ नहीं पाए क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मैं टाइम इसीलिए लेट रखा मैंने, हालांकि ये टाइम सुविधाजनक नहीं है। तो ये बात ख्याल रख ली कि जितना भी करना है उसको ईमानदारी से करना है। या तो तय मत करिए कि ये काम करना है, करिए तो एटलीस्ट 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन जो भी करना है उसको ईमानदारी से लागू करिए, तब आपका शरीर ईमानदारी से आपको रिस्पॉन्स देगा और आप सही में सीख भी पाएंगे। यदि आपने उसको कैसे भी करके मैनेज करने की कोशिश की तो आप अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन ये एक जो महान, जो एक चिकित्सा पद्धति है, एक जो बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं, जीवन का सार है, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, नेचुरल हाइजीन, इसका टेस्ट लेने से इसका आप लोग वंचित रह जाएंगे। तो जो कुछ भी करना है, एक मौका है आप लोग के पास, सभी के पास, कि आप ऐसी चीज़ सीख पाएंगे जिसमें आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला, आपके परिवार को फ़ायदा होने वाला, और आपके समाज को, और आपके मित्रों को, दोस्तों को, रिलेटिव को, सबको। और वो आपको खुद भी सीखना है और फिर अपने आस पड़ोस के लोगों को, सभी को सिखाना है। तो इतना कह के मैं अपना आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो भी क्लास होने वाली होगी उसका मैं आपको, जो ग्रुप मैंने बनाया है उसमें मैं सूचना डाल दूँगा, तो उसमें आपको वो जानकारी मिल जाएगी।
थैंक यू वेरी मच। अभी हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? सर हाँ जी। सर एक कर जो हमको बना रहता है कि खट्टे और मीठे फल, हाँ जी। जैसे अंगूर थोड़ा कच्चा हो तो खट्टा रहेगा, थोड़ा पक गया तो मीठा लगता है। हाँ, कैटेगराइज कैसे करेंगे खट्टे और मीठे फलों को? मीठे फल ही खाना चाहिए। न्यूट्रिशन यदि आपको चाहिए तो हमको मीठे ही फल खाना है। खट्टे वाले फल में न्यूट्रिशन नहीं होता, क्योंकि देखिए जब वो उसका स्टार्च और उसकी जो शुगर है जो वो यदि फ्रूट शुगर में फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं हुई तो आपको एनर्जी देने वाली नहीं है। तो यदि आपको बॉडी को एनर्जी प्रदान करना है आपको और अच्छी हेल्थ बनाना है तो पके हुए मीठे फल खाना है और बीज वाले फल खरीदना चाहिए मार्केट से। अभी तो बीज वाले फल तो कहीं आते नहीं हैं, कोशिश करना है कि जहाँ बीज वाले फल मिले उसी को खाना, उसका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। आजकल अंगूर तो मार्केट से ख़त्म हो गए हैं बीज वाले, तो फिर जो आते हैं उसमें मीठा आपको तलाशना है। यदि आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको उतना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो उसको चेक करना है, चखना है, और जो मीठा फल होगा वो यदि खाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। खट्टे फल बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हैं आपको, कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता। मतलब कोई भी फल स्वाद में मीठा हो तो उसको मीठा माना जाए। जी हाँ। ठीक है सर। ठीक है, नमस्कार।